हेलो एवरीवन। हमने अपनी लास्ट क्लास में फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन एट एंड स्लिट या फिर प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग की वजह से क्या डिफ्रेक्शन पैटर्न हम ऑब्जर्व करते हैं वो चीज़ हमने डिटेल में रीड की थी। अब उसके साथ कुछ एसोसिएटेड टॉपिक्स हैं, आपके छोटे छोटे टॉपिक्स जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं, इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि आपने देखा है आपके एग्जाम में एक लार्ज क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स का, 7 या 6 मार्क्स का, और उसके साथ एक एसोसिएटेड स्मॉल क्वेश्चन आता है 3 या 2 मार्क्स का। तो जितने टॉपिक्स अब हमारे रिमेनिंग रह गए हैं वो सभी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम आपका डिफरेंस देखेंगे कि ग्रेटिंग अगर हम वाइट लाइट यूज करें, जो हमारा सोर्स होता है मोनोक्रोमेटिक सोर्स, उसकी जगह पे अगर हम वाइट लाइट का सोर्स यूज करें तो स्क्रीन पे जैसे मैंने आपको इमेज दिखाई दी थी कि जैसे दो वेवलेंथ्स का हमने एक एग्जांपल कल देखा था, उसमें मुझे दोनों वेवलेंथ्स आपकी ऑब्जर्व हो रही थी, रेड और ब्लू दोनों लाइट्स हमें दिखाई दे रही थी। तो अगर हम व्हाइट लाइट यूज करते हैं एज इंसिडेंट लाइट तो जो पैटर्न फॉर्म होता है अल्टरनेट डार्क और ब्राइट की बजाय हमें कलर्ड पैटर्न दिखाई देता है स्क्रीन पे। सेंटर में जो मैक्सिमा होता है वो तो वाइट होता है और उसके दोनों तरफ हमें एक स्पेक्ट्रम आपका ऑब्जर्व होता है डिपेंडिंग अपॉन देयर वेवलेंथ। क्योंकि जो आपने जो थीटा एंगल देखा था, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, वो किस पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे भी वो डिपेंड करता है, वेवलेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। आपकी जो ग्रेटिंग लॉ की कंडीशन है a + b sin थीटा = n × लैम्डा, तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि थीटा इस पर डिपेंड कर रहा है, आपका लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वहां से। ठीक है, तो उसी पर डिपेंड करते हुए आपको कलर्ड लाइट आपकी दिखाई देती है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ही हम देखेंगे वाइट लाइट के केस में। तो ये देखिए, अगर वाइट लाइट हम यूज करते हैं तो इस तरीके का पैटर्न हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है। ये आपका जीरोथ ऑर्डर, जिसको कि हम सेंट्रल कहते हैं, तो जीरो ऑर्डर डिफ्रेक्शन हमारा वाइट होगा क्योंकि जितनी भी वेवलेंथ हैं 7 की 7 वेवलेंथ, उन सबके लिए पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है इस पोजीशन के लिए। ठीक है, जो भी डिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ पे पहुंचती है तो हमें सभी 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन यहाँ दिखेगा। दैट मीन्स सेंट्रल जो हमारी रिंग होती है, रिंग नहीं सॉरी, सेंट्रल जो हमारा फ्रिंज होता है वो हमें कैसा दिखेगा, व्हाइट ही दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद में जो आपको प्राइमरी मैक्सिमा दिखते हैं, ये प्राइमरी मैक्सिमाज की जगह पे आपको ये कलर्स दिखाई दे रहे हैं और हर एक कलर के विद रिस्पेक्ट टू आपको उस कलर का प्राइमरी मैक्सिमा यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है, जिसका कि जो नियर एंड है, नियर किससे, सेंटर से जो नियर एंड है वो तो हमारा क्या है, ब्लू है, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वो आपका क्या है, रेड एंड की तरफ बढ़ रहा है। तो वायलेट की वेवलेंथ कम होती है इसलिए वो सबसे पहले आप ऑब्जर्व कर रहे हो, और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है इसलिए वो आप सेंटर से उसको दूर ऑब्जर्व कर रहे हो। इसी तरह से ये सेकंड ऑर्डर का आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा है, तो उसके लिए ये वायलेट एंड और वो इसका रेड एंड, तो इसको हम कह रहे हैं स्पेक्ट्रा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी है कि रेड, क्योंकि रेड की वेवलेंथ आपकी ज्यादा होती है इसलिए उसका जो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन होगा रेड वेवलेंथ का वो ज्यादा होगा वॉयलेट के कंपैरिजन में, तो वॉयलेट से ज्यादा उसका एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन हमारा होता है। ठीक है, तो सिमेट्रिकली आपका दोनों तरफ लेफ्ट और राइट या फिर अप और डाउन, यहाँ पर हम कह सकते हैं दोनों तरफ हमें इस तरह से स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। और प्रिज्म जब हम यूज करते हैं, जब लाइट डिस्पर्स होती है प्रिज्म में से, उस समय भी हमें क्या, इसी तरीके का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता है। ठीक है, वहाँ पे एक सिंगल स्पेक्ट्रम ही हमें ऑब्जर्व होता है, यहाँ पे आपको मल्टीपल स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हो रहे हैं, मतलब कि कई ऑर्डर के स्पेक्ट्रा यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले तो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक करेंगे कि डिफरेंस क्या है प्रिज्म स्पेक्ट्रा में और ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा में। तो ये जो दिखाई दे रहा है दिस वन इज ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा। तो ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा और प्रिज्म स्पेक्ट्रा में क्या क्या डिफरेंसेस पॉसिबल हो सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस डिफरेंस। विद अ प्रिज्म ओनली वन स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड। अभी मैंने बताया कि हमें वहां पे सिर्फ एक ही स्पेक्ट्रा दिखाई देता है, विद ग्योर जिसको आप कहते हो, ड्यू टू डिस्पर्सन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन आपके हर एक वेवलेंथ के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है,
उस वजह से आपको एक पॉइंट पे जाके फोकस होने की बजाय वो स्पेक्ट्रा की फॉर्म में आपको दिखाई देती है। तो विद अ प्रिज्म ओनली वन स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड, बट विद अ ग्रेटिंग अ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा आर ऑब्टेन्ड। अभी आपने देखा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, और डिपेंडिंग अपॉन आपने कितनी नंबर ऑफ स्लिट्स ली हैं आपको थर्ड फोर्थ दिखाई देते हैं। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होती हैं ग्रेटिंग पे हमें ऑर्डर उतने कम दिखाई देते हैं। ठीक है, and the spectrum obtained in case of prism spectra is comparatively less pure। ठीक है, तो जो भी स्पेक्ट्रा आपको दिखता है प्रिज्म के साथ जो आप ऑब्जर्व करते हो वो क्या होता है आपका, उसकी जो प्योरिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है। किसकी कंपैरिजन में? ग्रेटिंग के कंपैरिजन में, मतलब कि हमें ज्यादा क्लियर पैटर्न ऑब्जर्व होता है ग्रेटिंग के केस में डिस्पर्जन के कंपैरिजन में। ठीक है, प्रिज्म में जो डिस्पर्जन होता है उसके कंपैरिजन में डिफ्रेक्शन की वजह से जो हमें स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होते हैं वो ज्यादा प्योर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द डेविएशन प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के केस में कितने एंगल से आपकी वेवलेंथ डेविएट होगी ये किस पे डिपेंड करता है? प्रिज्म का जो एंगल होता है, आप कैपिटल ए से लिखते हैं उसे, तो कैपिटल ए के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने एंगल से आपकी कोई वेवलेंथ डेविएट होगी या वो कलर आपका डेविएट होगा। एंड द रिफ्रैक्टिव, एक तो एंगल पे डिपेंड करता है, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म किस मटेरियल की बनी हुई है उस पर डिपेंड करता है, और साथ ही साथ वेवलेंथ जो हम यूज कर रहे हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट, उस पर यूज करता है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। प्रिज्म का एंगल क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है मटेरियल का, प्रिज्म का जो मटेरियल है उसका, और वेवलेंथ हमारी जो भी है 7 वेवलेंथ में से कौन सी वेवलेंथ है। ठीक है, इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और इन केस ऑफ ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा द डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। डेविएशन किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेटिंग एलिमेंट। आप वहां से थीटा की वैल्यू लिख सकते हो, जो आपका ग्रेटिंग लॉ होता है ना, वहां से आप साइन थीटा को एक तरफ कर दो और बाकी की चीजों को दूसरी तरफ लेके जाओ, तो n इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई a प्लस बी होगा। और a प्लस बी क्या होता है? आपका ग्रेटिंग एलिमेंट होता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेटिंग एलिमेंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ ग्रेटिंग। ग्रेटिंग किस मटेरियल की बनी हुई है इस चीज पर डिपेंड नहीं करती है एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू। ठीक है, in case of grating spectra this deviation angle is same as diffraction angle। कितने एंगल से डिफ्रेक्ट होकर लाइट जा रही है, ये वही सेम एंगल होता है डेविएशन। ठीक भाई, तो मेन डिफरेंस क्या है यहाँ पे भी देखिए वेवलेंथ पे तो डिपेंड करता है, तो यहाँ मेन डिफरेंस ये है कि मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ग्रेटिंग किस मटेरियल की बनी हुई है इस चीज पर डिपेंड नहीं करता है डेविएशन का एंगल। ठीक, और ये जो वेवलेंथ पे डिपेंडेंस है ये भी एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट होती है। यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेटिंग में, और प्रिज्म के केस में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन केस ऑफ अ प्रिज्म, in prism spectra the deviation produced for violet rays is more than the deviation produced for red light। तो वॉयलेट के लिए जो डेविएशन होता है वो सबसे ज्यादा होता है प्रिज्म के केस में इन कंपैरिजन टू रेड लाइट, मतलब कि लोअर या फिर लेसर वेवलेंथ के लिए एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू हायर वेवलेंथ। ठीक है, और इन केस ऑफ ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा अभी हमने देखा था कि वॉयलेट के लिए सबसे कम होता है और रेड के लिए सबसे ज्यादा होता है। तो ये बिल्कुल आपके जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो उनकी वेवलेंथ पे डिपेंडेंस कैसे है, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रिज्म के केस में वेवलेंथ के, और ग्रेटिंग के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। ये आपका स्पेक्ट्रा बना के आपको दिखाया हुआ है प्रिज्म के केस में, और दिस वन इज फॉर ग्रेटिंग। ये आपकी ग्रेटिंग बनी हुई है, इस पे कोई भी लाइट इंसिडेंट कर रही है, लेंस की हेल्प से आपने उसको फोकस करा है। तो अभी जो कलर्ड डायग्राम आपने देखा था वही आपका यहाँ पे बनाया हुआ है। ये आपकी व्हाइट लाइट है और ये फर्स्ट ऑर्डर का आपने प्रिंसिपल स्पेक्ट्रा यहाँ पे ड्रॉ किया है।
ठीक है, अभी जो हमने एग्जांपल देखा था उसमें हमें सेकेंडरी मैक्सिमास दिखाई नहीं दे रहे थे, तो मतलब कि उनकी जो इंटेंसिटी है वो इतनी कम है कि हमें ऑब्जर्व ही नहीं हो रही है उस पैटर्न में, जो पैटर्न वहाँ पे हमें दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है वो क्या है, प्रिज्म स्पेक्ट्रा इज ब्राइटर as most of the incident light energy is distributed in a single spectrum। एक ही स्पेक्ट्रा दिख रहा है आपको, तो सारी की सारी जो भी लाइट है आपकी, जो इंसिडेंट लाइट है वो वहीं पे जाके आपकी फोकस हो रही है, या आपको उसी पर्टिकुलर स्मॉल एरिया में वो सारी लाइट मिल रही है। इसलिए प्रिज्म का जो स्पेक्ट्रा होता है वो ज्यादा ब्राइट होता है इन कंपैरिजन टू डिफ्रेक्शन स्पेक्ट्रा। इस वजह से क्योंकि डिफ्रेक्शन में जो लाइट है आपकी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, ज्यादा डिस्टेंस में या ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो जैसे नॉर्मल आपका एग्जांपल होता है, अगर आप एक कोई भी स्मॉल सा बल्ब लो, एक स्मॉल एरिया में लोगे तो आपको रोशनी ज्यादा दिखाई देगी, और अगर आप ज्यादा बड़ा एरिया ले लोगे तो उसी बल्ब की रोशनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह से ही यहाँ पे भी होता है हमारा, द इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विद ग्रेटिंग are much less as most of the light energy is concentrated on central maxima। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमें सेंटर में ऑब्जर्व होती है लाइट, तो सारी की सारी या फिर मोस्ट ऑफ द लाइट जो हमारी होती है लाइट एनर्जी, वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होती है, सेंट्रल मैक्सिमा में कॉन्सेंट्रेटेड होती है। एंड द रेस्ट ऑफ लाइट एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्डर स्पेक्ट्रा ऑन बोथ साइड्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, सबसे पहला तो यही हुआ कि एक लार्ज फ्रैक्शन ऑफ लाइट कहाँ जाके फोकस हो गया, सेंटर पे जाके फोकस हो गया। उसके बाद जो रिमेनिंग बचता है वो हमारा फिर से आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर के, सेकेंड ऑर्डर के, थर्ड ऑर्डर के मैक्सिमास के बीच में, तो इसलिए वो हमें लेस ब्राइटर ऑब्जर्व होते हैं इन कंपैरिजन टू प्रिज्म स्पेक्ट्रा। Next difference is the spectra obtained with different prisms are not identical and regular। अब आपके पास मान लीजिए कई सारे प्रिज्म्स हैं जो एक ही जैसे मटेरियल के बने हुए हैं और दिखने में भी एक जैसे हैं, लेकिन जब आप उनकी मदद से स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हो लैब में, तो ये जरूरी नहीं होता कि उन सभी प्रिज्म्स के साथ आपको बिल्कुल एक जैसा पैटर्न दिखाई दे। वो जो विड्थ होती है ना, रेड इतना दिख रहा है, वॉयलेट इतना दिख रहा है, ग्रीन इतना दिख रहा है, ब्लू इतना दिख रहा है, उसका स्प्रेड कितना है, कितने एरिया में स्प्रेड होके हमें ऑब्जर्व हो रहा है स्पेक्ट्रा, तो जरूरी नहीं है कि हमें हर एक प्रिज्म के साथ आइडेंटिकल और रेगुलर स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व हो। ये किस वजह से, बिकॉज द डिस्पर्सिव पावर and resolving power of prism depends upon the nature of material of prism। ऐसा किस वजह से होता है, क्योंकि जो प्रिज्म का स्पेक्ट्रा होता है वो किस पर डिपेंड करता है, आपका नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, इन केस ऑफ ग्रेटिंग, द ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस्ड विद डिफरेंट ग्रेटिंग्स आर आइडेंटिकल बिकॉज द डिस्पर्सिव पावर एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग डोंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ ग्रेटिंग। तो मटेरियल का जो भी नेचर है उस पर डिपेंड नहीं करते हैं ग्रेटिंग का जो स्पेक्ट्रा होता है। और दूसरी ये जो अभी हमने दो टर्म्स पढ़ी, आपकी डिस्पर्सिव पावर क्या होती है और रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे, आपके इनके डेफिनेशंस रीड करेंगे और इनका मीनिंग भी पढ़ेंगे। डिस्पर्सिव पावर का मतलब होता है लाइट को स्प्रेड करना। जैसे आपका एक सिंगल वेवलेंथ है व्हाइट लाइट, उसको आपने क्या किया है, एक स्पेक्ट्रा की फॉर्म में आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो लाइट हमारी क्या हो गई, वहां पे डिस्पर्स हो गई है। तो उसकी जो एबिलिटी है डिस्पर्स करने की, वो क्या कहलाती है, आपकी डिस्पर्सिव पावर कहलाती है। तो डिस्पर्सिव पावर और रिजॉल्विंग पावर ग्रेटिंग के केस में मटेरियल पे डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन प्रिज्म के केस में वो मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट डिफरेंस इज द, अब जो नेक्स्ट दोनों डिफरेंस है ये आपके फॉर्मूले के डिफरेंस है। जो भी आपने पढ़े ना रिजॉल्विंग पावर और डिस्पर्सिव पावर, तो यहाँ पे सिंपल आपके फॉर्मूले लिखे हुए हैं कि जो रिजॉल्विंग पावर होती है प्रिज्म की, उसका जो फॉर्मूला होता है ये आपको याद करना पड़ेगा कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ प्रिज्म इज T into d म्यू डिवाइडेड बाई d लैम्डा।
इस टर्म में। टी क्या है आपकी थिकनेस है बेस की, जो हमारी प्रिज्म होती है ट्रायंगुलर शेप की, उसमें जो नीचे वाला पोर्शन होता है जहां से हम उसको प्लेस करते हैं, जो कि आपका ओपैक्यू होता है एक तरह से। प्रिज्म आपकी ट्रायंगुलर शेप की होती है, हर तरफ से देखते हैं वो वैसी ही दिखाई देती है, लेकिन उसका एक सरफेस क्या होता है हमारा, वो थोड़ा सा वो उतना प्लेन नहीं होता, ठीक है। तो वो प्लेन सरफेस जो नहीं होता है वो बेस होता है प्रिज्म का, तो उसकी जो थिकनेस होती है दैट इज टी, एंड डी म्यू बाई डी लैम्डा ये क्या होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की विद रिस्पेक्ट टू जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारा वेरी करता है वो आपका फैक्टर है डी म्यू बाई डी लैम्डा, ठीक है भाई। एंड इन केस ऑफ ग्रेटिंग द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ ग्रेटिंग is given by small n into capital N। स्मॉल n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, जैसे अभी हम कहते हैं ना फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तो n वहां पे ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम है, और कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑन ग्रेटिंग सरफेस, कितनी नंबर ऑफ लाइंस हमने ड्रॉ कर रखी है ग्रेटिंग सरफेस पे, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट डिफरेंस इज अबाउट डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म। डिस्पर्सिव पावर जो होती है प्रिज्म की वो आपकी कैसे लिखी जाती है, डी म्यू डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1, एंड इसकी जो वैल्यू होती है ये हायर होगी किसके लिए, अब ये म्यू पर डिपेंड कर रही है, तो म्यू पर डिपेंड करते हुए ही इसकी जो वैल्यू होगी इट इज हायर फॉर वॉयलेट, तो वॉयलेट के लिए इसकी वैल्यू ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू रेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों जो डायग्राम बना के दिखाए हुए हैं ये आपका प्रिज्म के लिए है और दूसरा आपका ग्रेटिंग के लिए है। तो ये जो स्प्रेड है डिस्पर्सिव पावर का, मैंने अभी आपको बताया डिस्पर्सिव पावर का मतलब है डिस्पर्स होना, बिखेरना एक तरह से। तो जो ये एंड है हमारा ये आपका रेड एंड है और ये कौन सा है, वॉयलेट एंड है, ये आपकी वेवलेंथ लिखी हुई है। तो वॉयलेट एंड की तरफ जो स्प्रेड होता है वो ज्यादा होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे वॉयलेट दिखाई देगा, और जैसे जैसे रेड एंड की तरफ जाते हैं आपको लाइंस दिखाई देने लगती है। जो आपका नॉर्मल स्पेक्ट्रा आपने देखा है ना प्रिज्म के केस में वो इसी तरह का होता है, ये वॉयलेट और ब्लू इंडिगो ये वाले जो कलर्स होते हैं ये तो ज्यादा होते हैं, ब्रॉडर ज्यादा एरिया ले रखा होता है इन्होंने, और जो दूसरा एंड होता है हमारा रेड एंड वहां पे जो लाइंस है वो कॉम्पैक्ट होती चली जाती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि जो डिस्पर्सिव पावर है वो हमारा डी म्यू डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1 होता है, ठीक है। ये चीज हमने बताई है जो यहाँ लिखी हुई है, द लाइंस स्प्रेड मोर टुवर्ड्स वायलेट एंड सच स्पेक्ट्रम इज सेड टू बी इरेशनल, मतलब कि सेम स्प्रेड यहाँ नहीं दिख रहा है इसलिए इसको इरेशनल स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इन केस ऑफ प्रिज्म हमारा जो स्पेक्ट्रम होता है उसका नेचर कैसा होता है, इरेशनल नेचर होता है, इरेशनल स्पेक्ट्रा हमें ऑब्जर्व होता है। दूसरा क्योंकि वो मटेरियल पे डिपेंड करता है ना, उसी वजह से म्यू का मतलब क्या है आपका मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा म्यू आपका वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है, तो इसी वजह से आपने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया। डिस्पर्सिव पावर जो होती है ग्रेटिंग की उसको हम डी थीटा बाई डी लैम्डा से लिखते हैं, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन का चेंज वेवलेंथ के साथ, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, स्मॉल एन आपका ऑर्डर है, ए प्लस बी ग्रेटिंग एलिमेंट है, एंड दिस वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्डर। अगर एक हम एन की वैल्यू देख रहे हैं मतलब फर्स्ट ऑर्डर का हम स्पेक्ट्रा देख रहे हैं, सेकंड ऑर्डर का स्पेक्ट्रा देख रहे हैं, तो ए प्लस बी कॉस थीटा तो क्या होगा उसके लिए कांस्टेंट होगा, और एन की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो जो भी आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस आपको दिखेंगी वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, and such type of spectra is known as rational spectra। तो ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा रैशनल होता है लेकिन प्रिज्म स्पेक्ट्रा इरेशनल होता है। यहाँ पे देखिए सभी के साथ सभी के बीच में जो सेपरेशन है वो आपका सेम है इन केस ऑफ ग्रेटिंग, तो आपको सेम विड्थ की, अभी पीछे जो हमने डायग्राम देखा था उसमें भी आप देख सकते हो कि सारे जो कलर्स हैं वो इक्वली आपके डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं थ्रू आउट दैट पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा ऑफ एनी ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का आप फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर नहीं करना, हमने फर्स्ट के जो भी कलर्स हैं उनको आपस में कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपका नॉर्मली 4 या फिर 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो प्रिज्म और ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा के बीच में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट जैसे हमने डबल स्लिट के केस में एक टॉपिक किया था एब्सेंट स्पेक्ट्रा का, बिल्कुल उसी तरह से अब भी हमारा साइमल्टेनियसली डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का रिजल्टेंट हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है, और जो दोनों की कंडीशन होती हैं एक के मैक्सिमा की
और दूसरे के मिनिमा की, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होती है। तो कोई एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन जिसके लिए इंटरफेरेंस का तो मैक्सिमा वहां पे आ रहा हो और उसी पर्टिकुलर पोजीशन पे डिफ्रैक्शन का मिनिमा आपको ऑब्जर्व हो रहा हो, तो डिफ्रैक्शन के मिनिमा की वजह से इंटरफेरेंस के उस पर्टिकुलर ऑर्डर के मैक्सिमा की इंटेंसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, तो इफ द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज सच दैट द मिनिमा ड्यू टू डिफ्लेक्शन कंपोनेंट in the intensity distribution falls at the same position of principal maxima due to interference component। ठीक है, तो इंटरफेरेंस का मैक्सिमा साइमल्टेनियसली अगर उसी जगह आता है जहां डिफ्लेक्शन का मिनिमा है, देन द ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा देन एब्सेंट, वो वाला पर्टिकुलर मैक्सिमा आपका वहां से एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, वो डिसअपियर हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। अब इस चीज को हम मैथमेटिकली लिख लेते हैं। इफ mth ऑर्डर मिनिमा फॉल्स ऑन nth ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, डिफ्लेक्शन के लिए हम m यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो mth ऑर्डर मिनिमा और nth ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा एक ही जगह पे हमारे अपीयर हो रहे हैं, एक ही एंगल के विद रिस्पेक्ट टू अगर अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इनको अलग अलग से भी लिख सकते हैं, इसको थीटा एम और इसको थीटा एन भी लिख सकते थे, और उसके बाद कहते कि थीटा एम और थीटा एन दोनों क्या है, सेम है, इक्वल एंगल्स हैं। तो दोनों इक्वेशंस हमारी साइमल्टेनियसली अगर फुलफिल हो रही है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो भी ये ऑर्डर है nth ऑर्डर, ये हमारा डिसअपियर हो जाएगा। अब जैसे हमने वहां कैलकुलेट किया था, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दोगे और वहां से आपके पास एक रिलेशन आएगी a प्लस बी डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू n बाई m। a प्लस बी ग्रेटिंग एलिमेंट है और a आपकी एक सिंगल स्लिट की विड्थ है। अब उसके बाद में आप डिफरेंट आपने सिचुएशंस मानी थी, मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू b है, उस केस में यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा और नीचे a, तो 2 इज इक्वल टू n बाई m। यहाँ से स्मॉल n कैन बी रिटन एज 2 टाइप्स ऑफ n। ठीक, तो कौन कौन सा nth ऑर्डर का मैक्सिमा हमारा डिसअपियर हो जाएगा, n की वैल्यू पुट करके हम वो निकाल सकते हैं। तो सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ जो भी प्रिंसिपल मैक्सिमा है वो हमारे स्पेक्ट्रम में से एब्सेंट हो जाएंगे। अगर ये विड्थ b इक्वल टू 2a के बराबर है, तो उस टाइम पे आपके थर्ड, सिक्स्थ और नाइन्थ स्पेक्ट्रा विल बी एब्सेंट। ज्यादा ऑर्डर वाले तो हमें वैसे भी दिखाई नहीं देते हैं, तो जो शुरुआती होते हैं वही हमें ऑब्जर्व होते हैं, फर्स्ट और ज्यादा से ज्यादा सेकेंड वही हमें दिखते हैं। ये देखिए आपका एक डायग्रामेटिकली भी यहाँ पे इसको समझा रखा है। ये आपका डिफ्लेक्शन का सिकल सीट की वजह से जो डिफ्लेक्शन पैटर्न होता है वो यहाँ पे बनाया हुआ है। नीचे देखो, ये आपका डबल स्लिट का ही एक एग्जांपल है, ये मुझे मिला था इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे ये आपके दिखाई दे रहे हैं आपको अल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमम, बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन होगी आपकी एन स्लिट के केस में भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल का मिनिमा है, फर्स्ट मिनिमा, ये आपका जो भी पाई पे ऑकर हो रहा है, इसके जस्ट इसी की डायरेक्शन में मुझे यहाँ पे ये देखो, ये थर्ड, यहाँ पे ये जो सेकंड कंडीशन लिखी हुई है ना, उसका डायग्राम यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है। तो ये जो थर्ड है इसके ऊपर इसी पोजीशन पे मेरा ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये थर्ड क्या हो जाएगा, मेरा डिसअपियर हो जाएगा। पहला दिखेगा, दूसरा दिखेगा, तीसरा मुझे दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड में भी ये जो यहाँ पे आ रहा है हमारा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, और इन्हीं को ही कहते हैं मिसिंग ऑर्डर्स इन स्पेक्ट्रम। ठीक है भाई, तो मिसिंग ऑर्डर्स हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ये जो नोटेशंस होती हैं एन और एम, अगर मान लो ये कहीं पे आपकी चेंज भी हो गई है तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये सभी आपका, आप कुछ भी ले सकते हो, किसी को भी एन कह सकते हो, किसी को भी एम कह सकते हो, आपको बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट क्या था, सिंपल कंसेप्ट, अगर इंटरफेरेंस का मैक्सिमा जहां पे मुझे दिखाई दे रहा है जिस एंगल के विद रिस्पेक्ट टू, उसी एंगल के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्लेक्शन का मिनिमा ऑब्जर्व हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन के मिनिमा की वजह से वो मैक्सिमा वहां पे क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है भाई, अब इसके बाद में हम अभी मैंने कहा कि आपको बहुत ज्यादा ऑर्डर्स दिखाई नहीं देते, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर ही दिखाई देता है,
तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमें ऑब्जर्व हो सकते हैं किसी ग्रेटिंग के साथ में, तो इसके लिए आपका एक फॉर्मूला भी होता है। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा जो है हमारा ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा के केस में, उस प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है आपकी, a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा। ठीक है, एन यहाँ पे ऑर्डर है प्रिंसिपल मैक्सिमा का, दैट कैन बी रिटन एज a प्लस बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई लैम्डा। ठीक है, और साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये क्या होती है, 1 होती है। ठीक, एंड मैक्सिमम अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे मैं साइन थीटा की अगर मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दूं तो जो भी वैल्यू आएगी एन की वो आपकी मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम पॉसिबल एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन कैन बी 90 डिग्री, इससे ज्यादा आपका नहीं पॉसिबल हो सकता, तो फिर बैक डायरेक्शन में चला जाएगा, और दूसरा ये जो एंगल है इसकी वैल्यू फिर से आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी 90 डिग्री की विद रिस्पेक्ट टू होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, इसको 90 पुट कर दिया, या आप सीधे लिख सकते थे साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन थीटा की, तो 1 यहाँ पे पुट कर देंगे, एंड मैक्सिमम विल बी इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई लैम्डा, ग्रेटिंग एलिमेंट डिवाइडेड बाई वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर ग्रेटिंग एलिमेंट लैम्डा से लेके 2 लैम्डा के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है तो मुझे सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का ही प्रिंसिपल मैक्सिमा वहां पे दिखाई देगा। ठीक है भाई, ये तो आपका एक जनरल एग्जांपल है, जो मैं चीज समझा रही हूँ उसमें क्या है आपका कि एक तो लैम्डा है और दूसरा है 2 लैम्डा, a प्लस बी ये जो विड्थ है ये 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, लैम्डा के ऑर्डर की अगर है तो आपको सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का प्रिंसिपल मैक्सिमा दिखेगी। 2 इंटू लैम्डा के ऑर्डर की है अगर ये वैल्यू तो मुझे फर्स्ट और सेकंड एंड मैक्सिमम क्या हो जाएगा 2, तो हमेशा मुझे ये जो आपने फैक्टर लिखा हुआ है n या ऑर्डर, मैक्सिमम ऑर्डर विल बी ऑलवेज लेस देन a प्लस बी डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, तो इस तरह के आपके न्यूमेरिकल्स इसमें पूछे जा सकते हैं जो यहाँ पे हमने करके दिखाया है कि आपको a प्लस बी की वैल्यू बताई हुई हो। ठीक है, तो a प्लस बी हमारा ग्रेटिंग एलिमेंट होता है, और यहाँ पे ये दिखाया हुआ है आपको कि 6000 लाइंस पर सेंटीमीटर हमारी हमने ड्रॉ कर रखी है ग्रेटिंग पे, और उस केस में आपको बताना है कि n मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई, तो ये आपने न्यूमेरिकल्स के लिए ये चीज ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक यही हम करेंगे आज की क्लास में, इसके अलावा जो चीजें हैं वो अगली क्लास में। विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, अब आपको फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के मैक्सिमास दिखाई देते हैं, ठीक है, डिफ्रेक्शन पैटर्न में, लेकिन उनकी विड्थ कितनी होती है, विड्थ किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, ये अगर आपको निकालनी हो तो आप मैथमेटिकली इसे कैसे कैलकुलेट करोगे। तो एंगुलर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ nth ऑर्डर, कोई भी हमने ऑर्डर ले लिया nth ऑर्डर, इज डिफाइंड एज the angular separation between the first two minima lying adjacent to principal maxima on either side। ये देखो, ये एक कोई भी हमारा प्रिंसिपल मैक्सिमा यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा ड्रॉ, उसके बाद में यहाँ क्या होते हैं आपके इस तरह से, इस तरफ भी आपके सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा होते हैं और इस तरफ भी होते हैं। तो ये मेरा आपका फर्स्ट मिनिमा है और ये भी क्या है, मेरा फर्स्ट मिनिमा है। तो जो फर्स्ट एडजेसेंट या फिर इसके जस्ट एडजेसेंट जो मिनिमास होते हैं, उन दोनों मिनिमास के बीच में जो भी डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाता है आपका, विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा कहलाती है। ठीक है, अब हमने मान लिया कि ये जो यहाँ पे इसका जो सेंटर है, जिस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई दे रही है, मान लेते हैं कि ये कितने एंगल पे है आपका, थीटा n एंगल के ऊपर आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक, और ये जो मिनिमा है ये मान लेते हैं कि हमारा एंगुलर सेपरेशन थोड़ा सा डी थीटा या फिर डेल्टा थीटा ऊपर की तरफ और माइनस डी थीटा या माइनस डेल्टा थीटा नीचे की तरफ, इस स्प्रेड में हमें ये ऑब्जर्व हो रहा है। ये जो रिमेनिंग एंगल है ना मैंने नीचे ड्रॉ किया है, इसमें से ये ऊपर वाला एंगल हो जाएगा आपका थीटा n माइनस डी थीटा n। ठीक है, तो लेट अस सपोज इफ थीटा n इज द पोजीशन ऑफ nth ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए मैंने मान लिया कि थीटा n कोई एंगल है, और थीटा n प्लस डेल्टा थीटा n और थीटा n माइनस डेल्टा थीटा n, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, पोजीशंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा adjacent to principal maxima
यहाँ पे प्रिंसिपल मैक्सिमा आएगा भी, तो इसको ठीक कर लीजिएगा कि प्रिंसिपल मैक्सिमा के साथ जो एडजेसेंट हैं आपके मिनिमा, उनकी पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके लिए एंगुलर सेपरेशन है, द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन है। तो विड्थ क्या हो जाएगी हमारे nth ऑर्डर के प्रिंसिपल मैक्सिमा की 2 इंटू डेल्टा थीटा n हो जाएगी, डी थीटा इधर और डी थीटा इधर, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डी थीटा या फिर डेल्टा थीटा। ठीक है, नाउ अब जो चीजें आपको पता है आप वही यूज करोगे यूजिंग ग्रेटिंग इक्वेशन। nth ऑर्डर मैक्सिमा जो होता है हमारा प्रिंसिपल मैक्सिमा, उसकी कंडीशन होती है ये अभी हमने पढ़ी है, a प्लस बी साइन थीटा n इजिकल टू n इंटू लैम्डा, मार्क दिस वन, इसको हमने लिख दिया इक्वेशन 1। और जो फर्स्ट मिनिमा होता है इसकी जो पोजीशन होती है वो क्या होती है आपकी, देखिए n इंटू लैम्डा तो है ही इस यहाँ के विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ की फॉर्म में n इंटू लैम्डा तो आपके पास है ही, आपकी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है m इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई n। ठीक, तो n इंटू लैम्डा करोगे पहले, अब की कंडीशन कैसे लो, आपकी बुक में इसी तरह से लिख के दिखाया हुआ है n इंटू लैम्डा, उसके बाद में प्लस और माइनस स्मॉल m करोगे लैम्डा डिवाइडेड बाई कैपिटल N, order of number of lines on grating spectrum। ठीक है, तो ये P जो लिखा हुआ है this P is small n into n plus minus 1। ठीक, उसमें से ये लैम्डा n इंटू लैम्डा आपका कॉमन ले रखा है, तो कॉमन लेने के बाद में इसको इस तरह से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा हमारे पास, और ये प्लस माइनस यहाँ पे जो भी रिमेनिंग बचेगा वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है भाई, तो ये हो गई आपकी किसकी कंडीशन, प्रिंसिपल मैक्सिमा की, और ये हो गई हमारी कंडीशन किसकी, फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन। और हियर एंगल मस्ट बी इक्वल टू थीटा एन प्लस माइनस डी थीटा, तो ये जो एंगल है यहाँ पे आपको प्लस माइनस डी थीटा लिखना है, आपकी बुक में यहाँ पे इसको प्लस माइनस डी थीटा ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है इसको हम ये देखो लिख के भी दिखाया इन्होंने दोबारा से, दैट कैन बी रिटन एज a प्लस बी साइन थीटा एन प्लस डी थीटा एन, या फिर माइनस डी थीटा एन, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे आप p की वैल्यू पुट कर दोगे, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी है ये इसी तरह की एक्सप्रेशन है, n इंटू कैपिटल N प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई कैपिटल N इंटू लैम्डा। ठीक है भाई, 1 इंटू लैम्डा बाई एन होगा, एन की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट के लिए 1 होगी, तो यहाँ पे आप 1 पुट करोगे तो ये 1 बाई लैम्डा आपका, इस वजह से ये 1 बाई कैपिटल एन इंटू लैम्डा यहाँ पे अपीयर हो रहा है। ठीक है, अब क्या करोगे, इक्वेशन 1 और ये जो इक्वेशन 2 है इनको आपस में डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड 2 बाई 1, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को भी डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे n इंटू लैम्डा से n इंटू लैम्डा कैंसिल हो रहा है, तो 1 प्लस माइनस 1 इन डिवाइडेड बाई n इंटू कैपिटल N लिखा जा सकता है, और ऊपर साइन a प्लस बी या a माइनस बी को हम ओपन कर देंगे, तो साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, इस तरह से लिख लोगे इसे, नीचे साइन थीटा ही लिखोगे। के बाद में जो फर्स्ट टर्म है इसमें साइन थीटा आपस में कैंसिल हो रहे हैं, इनको कैंसिल कर देंगे, कॉस डी थीटा एन प्लस माइनस कॉस थीटा साइन डी थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, राइट हैंड साइड को बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। अब ये जो स्मॉल सेपरेशन है जहाँ पे आपको पहला मिनिमा दिख रहा है प्रिंसिपल मैक्सिमा के बाद, वो एंगल हमारा बहुत छोटा होता है थीटा के कंपैरिजन में भी, और वैसे नॉर्मली भी बहुत छोटा होता है, तो आप साइन थीटा को तो थीटा लिख सकते हो और कॉस थीटा को 1 लिख सकते हो, तो इस एक्सप्रेशन में कॉस डी थीटा को 1 पुट कर दोगे और साइन डी थीटा को डी थीटा पुट कर दोगे, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, कॉस थीटा यहाँ पे डी थीटा आ जाएगा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब कॉस थीटा बाई साइन थीटा कैन बी रिटन एज कॉट थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n इंटू m, 1 से 1 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस को भी आप आपस में कैंसिल कर सकते हो, तो प्लस का लोगे तो दोनों तरफ प्लस होगा, दोनों तरफ माइनस का लोगे तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन हमारी यही बचेगी। ठीक है, यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, स्प्रेड की, हाफ ऑफ द स्प्रेड, डी थीटा हमारा हाफ स्प्रेड है, 2 टाइम्स ऑफ डी थीटा कंप्लीट स्प्रेड हो जाएगा या कंप्लीट विड्थ हो जाएगी, तो 2 इंटू डी थीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई स्मॉल n इंटू कैपिटल N, या आप इसे बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते थे, कॉट थीटा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 डिवाइडेड बाई n इंटू कैपिटल N इंटू कॉट ऑफ थीटा।
ठीक है। अब जो भी प्रिंसिपल मैक्सिमा की विड्थ होती है ये किसके फैक्टर पे डिपेंड करती है, इसकी डिपेंडेंस आपने देख लेनी है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टोटल नंबर ऑफ लाइंस। कैपिटल एन क्या है कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस हमने ड्रॉ कर रखी है। तो और ये जो भी आपने पिछले वाला जो एग्जांपल देखा था ना उसमें कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं, इनकी मदद से अगर a प्लस बी की वैल्यू लिखनी होती है ना तो वो 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी के बराबर होता है। कैपिटल N कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी, या a प्लस बी कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाई कैपिटल N। तो न्यूमेरिकल्स में आपको उसे यूज करना है। कैपिटल N कैन बी रिटन एज, जो कैपिटल N होता है हमारा नंबर ऑफ लाइंस, दैट कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाई a प्लस b के बराबर होता है। तो अभी पिछले वाले एग्जांपल में इसको आपका ऐसे करके भी दिखाया हुआ था। a प्लस बी कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाई n। तो 1 डिवाइडेड बाई n करके ही हम इसकी वैल्यू लिखते हैं न्यूमेरिकल्स में। ठीक है भाई। तो ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आप जितने हायर ऑर्डर का देखोगे उसकी जो विड्थ है वो उतनी कम होती चली जाएगी, और जितनी नंबर ऑफ लाइंस, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होंगी उतना ही लेस ब्रॉड हमें दिखाई देगा। ये वाला एग्जांपल तो हम अपने पीछे देखा भी होगा, जो बहुत सारे डायग्राम्स हमने बनाए थे, बहुत सारे मतलब कि थ्री स्लिट्स के साथ, 4 स्लिट्स के साथ, वहां पे भी हमने देखा था कि भाई उनकी जो विड्थ होती है वो डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे कैपिटल N की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। और ये जो थीटा वाला फैक्टर है इसको n इंटू कॉट ऑफ थीटा के साथ ही आपका कंसिडर किया जाता है। और जितने हायर ऑर्डर का आप लोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो आपकी इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है या कॉट ऑफ थीटा की जो वैल्यू होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा तो कॉट ऑफ थीटा होगा। तो कॉट ऑफ थीटा में जो भी आपका इंक्रीमेंट होता है वो बहुत लेस होता है इन कंपैरिजन टू दिस नंबर n। तो नंबर n हमारा इंक्रीज हो रहा है, वो भी इंक्रीज होता है, तो दोनों को मिला के ही हम कह देते हैं कि n जितना ज्यादा होगा विड्थ उतनी ही कम होगी प्रिंसिपल मैक्सिमम। ठीक है। तो ये सभी था हमारा ग्रेडिंग के बारे में। अब इसके बाद में ये आपके 2 टॉपिक्स आएंगे, एक डिस्पर्सिव पावर और एक रिजॉल्विंग पावर। तो ये हमारे लास्ट टॉपिक होंगे इस यूनिट के, ये आपके बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो अपने ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स करने हैं।